नमस्कार साथियों, आज हम लोग वंशानुक्रम के सिद्धांत थियरी ऑफ हेरेडिटी। वंशानुक्रम वह लक्षण जो संतानों में माता पिता के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते रहते हैं, उन्हें वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांत हैं। सिद्धांत का मतलब कि पहला है जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। जीव सांख्यिकी का सिद्धांत गाल्टन नामक मनोवैज्ञानिक दिया था। गाल्टन ने ये बताया था कि जो लक्षण माता पिता के उनके संतानों में जाते हैं तो 1/2 भाग माता पिता से जाते हैं, 1/4 भाग उनके दादा दादी से जाते हैं, 1/8 भाग उनके परदादा परदादी या परनाना या परनानी से जाते हैं, फिर 1/16 भाग जो है उनके रिश्तेदारों से जाते हैं। तो इसी को कहा गया था जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। फिर उसके बाद दूसरा था उपार्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत, जिसको लैमार्क ने दिया था। उन्होंने ये बताया था कि जो लक्षण माता पिता में वातावरण द्वारा प्रभावित होकर के दिखाई देते हैं, वही लक्षण उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जाते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं। तो उपार्जित लक्षणों के वंशानुगत यानी उपार्जित लक्षणों के वितरण का सिद्धांत किसने दिया था? लैमार्क दिया था। इसमें 3 जो है आप इवोल्यूशन पढ़ेंगे, जैव विकास पढ़ेंगे, जिसमें लैमार्क, डार्विन और हिंगोडोब्रीज लैमार्क जो सिद्धांत थे, उन्होंने लैमार्क ने बताया था कि वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि अंगों का प्रयोग तथा अनुप्रयोग होता है। फिर इन्होंने बताया था उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति होती है। ये इनके पुस्तक का नाम था फिलोसफिक जूलॉजिक। लैमार्क की विचारधारा का विरोध बीजमैन ने किया था। इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता यानी कि तो पहलवान का बेटा पहलवान ही होता, लंगड़े का बेटा लंगड़ा ही होता, अंधे का बेटा अंधा होता। लेकिन इन्होंने बताया, जो लैमार्क का कहना ये था कि वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है और जो अंग ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है वो अंग प्रभावशाली हो जाता है और बाद में वही लक्षण जो है उनके लड़कों में भी जाता है, उनके संतानों में भी जाता है। तो बीजमैन ने इसका विरोध किया था और बाद में उन्होंने चूहों पे प्रयोग करके ये दिखाया कि 16 पीढ़ियों तक चूहों के पूँछों को काट करके दिखाया कि जो बच्चे चूहों के होते थे उसमें पूँछें आई। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, यानी उपार्जित। फिर उसी में था कि उपार्जित लक्षणों के अवितरण का सिद्धांत किसने दिया था? आपके बीजमैन ने दिया था, जो आपके लैमार्क का विरोध किया था। फिर डार्विनवाद को अगर देखेंगे जो विकास में, तो डार्विनवाद ने ये बताया था कि संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। कोई भी जीव हो तो वह अपने वंश को चलाने के लिए अधिक से अधिक संतान की उत्पत्ति करेगा। फिर उसके बाद उसमें रहने के लिए, खाने के लिए जीवन संघर्ष होता रहता है। अपने जीवन को जीने के लिए, हर परिस्थिति में अनुकूलन बनाने के लिए, चाहे वातावरणीय अनुकूलन हो, चाहे सामाजिक अनुकूलन हो, चाहे किसी प्रकार के अनुकूलन के लिए जीवन संघर्ष होगा। जो उसमें अपने आप को अनुकूलित कर लेगा वो जीवित होगा, और जो अनुकूलित नहीं कर पाएगा वो धीरे धीरे जो है विलुप्त हो जाएगा। तो अब देखें आप दोनों का उदाहरण, एक बार लैमार्क का उदाहरण जिराफ पे था अफ्रीका के, और एक बार डार्विन का भी उदाहरण जिराफ पे था अफ्रीका के। इन्होंने ये बताया, लैमार्क ने बताया कि जिराफ का जो जंगल था बहुत ज़्यादा उसमें घासें थी। अब घासें थी तो जिराफ की घासे को खाता था तो उसकी गर्दन नीचे झुका के खाता था, तो इसलिए उसकी गर्दन छोटी थी। धीरे धीरे भाई परिवर्तन होता गया और घासें समाप्त हो गई, सूखा पड़ा और बड़े बड़े पेड़ केवल की पत्तियां केवल रह गई। तो जो जिराफ थे वो ये क्या किए कि पत्तियों को खाने के लिए अपनी गर्दन को ऊंचा करने का प्रयास किए। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है प्रयास करने के कारण, यानी अंगों का प्रयोग तथा अप्रयोग, इनका जो लैमार्क का जो नियम था, और वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। तो अंगों का प्रयोग किए उन्होंने कि अपने गर्दन को ऊपर उठा करके पत्तियों को खाने का प्रयास किए। तो इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उनकी गर्दन लंबी हो गई और वह जो है बाद में जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। लेकिन यही जो है ये बताते हैं डार्विन जी, वो कहते हैं कि जी अफ्रीका के जंगलों में घासें भी थी और पत्तियां भी थी, पेड़ पौधों की पत्तियां भी थी। तो और दोनों प्रकार के जो है जिराफ थे, कुछ लंबी गर्दन वाले भी थे और कुछ छोटी गर्दन वाले भी थे। अब परिस्थितियां प्रतिकूल हुई, भाई सूखा पड़ा, बारिश कम हुई, घासें
ख़त्म हो गए, लेकिन पेड़ पौधों की पत्तियां ऊपर थी। तो उसमें जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे वो पत्तियों को नहीं पाए, इसलिए वो खाने के लिए नहीं पाए, खाना उनको नहीं मिला, इसलिए वो क्या हुए, मर गए, नष्ट हो गए। लेकिन जो लंबी गर्दन वाले थे वो पत्तियों को पाए, इसलिए वो जीवित रहे। तो इसलिए इनकी पुस्तक का नाम ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। इनके 3 नियम थे, वही पहला तो पहला था कि किसी भी संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है, हर जीव चाहता है कि मैं अपने वंश को चलाने के लिए अधिक से अधिक संतान उत्पत्ति हो। फिर उसके बाद आवास के लिए, रहने के लिए, खाने पीने के लिए उनमें जीवन संघर्ष होता है। फिर उसके बाद जो है प्राकृतिक चयन होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है। जो जीव उसके अनुकूल होता है वो जीवित रहता है, जो अनुकूल नहीं होता है वो मर जाता है। तो इस तरीके से फिर लास्ट में दोनों का विरोध, हिंगो डोब्रीज, जिसको म्यूटेशनवाद यानी उत्परिवर्तनवाद इन्होंने बताया, कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जीव का विकास हुआ, यानी ये तो जैव विकास की बात हो रही है एवोल्यूशन में, उन्होंने कहा कि जीव का विकास जो अचानक हुआ। अचानक कैसे हुआ कि उनके जीन पे, उनके क्रोमोसोम्स पे, जो हमारी सेल्स होती हैं उनमें हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, डीएनए पे जीन होते हैं, जीन में जब परिवर्तन आता है तो उसकी वजह से अचानक जो है परिवर्तन हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कि आर्कियोप्टेरिक्स पक्षी का नाम सुने होंगे, उस पक्षियों में पहले दांत हुआ करते थे, लेकिन आज के पक्षियों में केवल चोंच है। तो हम लोग ये मानते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। धीरे धीरे हम ये भी मानते हैं कि जीव की उत्पत्ति समुद्रों में हुई, छोटे जीव बने, फिर उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। सबसे पहले जीव अफ्रीका में बने, ऐसे पूरे विश्व में बढ़ते गए। तो ये बहुत बड़ी कहानी है, इसको आप समझेंगे कि फिर अगला था बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत, जिसको बीजमैन ने दिया था। उन्होंने ये बताया था कि जो बीज कोष होता है, जो माता पिता के, जो जब एक नई जीव बनता है, जब उनका रिलेशनशिप होता है, सेक्स रिलेशनशिप होता है, तो उनका स्पर्म पिता का और माता का ओवा, उनकी टेस्टिस से पिता के और माता के ओवरी से निकल के आता है। दोनों का जो एक बीज कोष बनता है, वह बीज कोष निरंतर बना रहता है, पीढ़ी में जाएगा, फिर वो बच्चे होंगे, बच्चा फिर बड़ा होगा, फिर वही बीज कोष जो उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। तो इस चीज़ का उन्होंने कहा कि बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत, यानी इस तरीके से वो अभी बच्चा जब लड़का या लड़की होगा तो वही बीज कोष उनकी भी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रांसफ़र होते रहते हैं। लेकिन बी.एन. झा ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा यह तो होता है कि अगर माता पिता के जो जीन पे लक्षण होते हैं वह उनके संतानों में ट्रांसफ़र होते हैं, वह उनके संतानों में संरक्षित रहते हैं, और ये नहीं है कि माता पिता के ही जो है बीज कोष उनकी संतानों में भी जाए और उनकी संतानों में भी जाए। उन्होंने ये नहीं बताया कि जैसे बाबा का जीन जो है सेम टू सेम जीन जो है पोते में भी जाएगा। उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा है कि यानी बाबा का जीन बेटे में रहेगा और बेटे का जीन फिर पोते में जाएगा। तो उन्होंने बताया जैसे बैंक में आप पैसा जमा करते हैं तो आपका पैसा बैंक में रहेगा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि जो पैसा आप जमा किए हों, जो नोट आप जमा किए हों, वही नोट फिर आपके परिवार को आपके न रहने के बाद मिलेगी। वो आपको नोट मिलेगी, लेकिन वो बदल के, मतलब वो बीज कोष रहता है। बी.एन. झा ने बताया कि वही बीज कोष रहता है, लेकिन वही बीज कोष नहीं रहता, वह बीज कोष उनके जो संतानों में संरक्षित रहता है और उसके बदले में वह बीज कोष बना करके नई संतान पैदा करते हैं। फिर उन्होंने बताया कि भाषा विकास का सिद्धांत, भाषा विकास के सिद्धांत में इन्होंने बताया कि सबसे पहले बच्चा जब पैदा होता है तो क्रंदन करता है। चामोस्की जी ने बताया क्रंदन में जो भाषा होती है उसकी एक सांकेतिक भाषा होती है, एक मौखिक भाषा होती है, एक लिखित भाषा होती है। जो सांकेतिक भाषा होती है वो क्रंदन की भाषा होती है, तो उसके बाद फिर मौखिक भाषा, फिर लिखित भाषा। तो इस तरीके से जो वंशानुक्रम का सिद्धांत था। अब यही देखेंगे कि जो भाषा का विकास होता है, वाइगोत्स्की जी भी बताते हैं कि बच्चों में सबसे पहले भाषा का विकास होता है, और वहीं जीन पियाजे जी बताते हैं कि नहीं, पहले भाषा नहीं आती, पहले विचार आता है। तो दोनों लोगों में थोड़ा सा मत है। अब आप उसको समझेंगे कि पहले भाषा आती है, किसने कहा था, चामोस्की जी ने कहा था या वाइगोत्स्की जी ने कहा था। वाइगोत्स्की और चामोस्की जी का विचार एक था, लेकिन जीन पियाजे जी ने कहा था नहीं, पहले भाषा नहीं आती है, पहले विचार आता है तब भाषा आती है। तो आप इसको समझ गए होंगे। और वंशानुक्रम का सिद्धांत आज के लिए इतना है। धन्यवाद।